और इन फ्रॉड्स का इजी टारगेट बनते हैं वो लोग जिनके पास। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसे स्कैम्स जो खुलेआम हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और हमें इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। एविडेंस के बेसिस पे बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन स्कैम से बचें। बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। दोस्तों, नीति आयोग, सीसीआई और पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स के हिसाब से बड़े से लेकर छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं और इन फ्रॉड्स का इजी टारगेट बनते हैं वो लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है। क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बताते हो कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप एक पेशेंट से एक वॉकिंग एटीएम बन जाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिल तो इंश्योरेंस कंपनी ने ही भरना है तो क्या दिक्कत है, लेकिन 2020 में हिमांशु सिंगल के इस रियल इंसिडेंट को सुनकर आप ऐसा नहीं कहेंगे। 5 फरवरी 2020 को हिमांशु अपने 2.5 साल के बेटे सिद्धांत को शालीमार बाग के एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लेकर गए। बच्चे को हल्की लूज मोशंस की शिकायत थी। रूटीन कंडीशन में एडमिट हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ को पता चला कि हिमांशु की इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, उन्होंने हिमांशु के बच्चे को ऐसी मामूली सी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए प्रेशराइज किया। हिमांशु ने अपने बच्चे को एडमिट करने के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद प्रोटोकॉल के नाम पे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे हॉस्पिटल में रखा जाए इस पे प्लानिंग की गई। प्लानिंग करी कि किस तरह से बच्चे के स्टे को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। बच्चे को नेग्लिजेंटली दूर से देख के ही एक्यूट एनल फिशर है ऐसा डायग्नोज कर दिया गया और उसे मोविकोल जैसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई दे दी जो बच्चे को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। इन्होंने एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मोविकोल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, वो प्रेस्क्राइब करी। मोविकोल कब्ज को तोड़ने की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और बच्चे को तो पहले से ही लूज मोशन थे। मेरे बच्चे को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। अब ये दवाई लेते ही बच्चा अनकंट्रोलेबली यूरिन और स्टूल पास करने लगा। शाम को 6 बजे तक बच्चे की डिहाइड्रेशन से इतनी बुरी हालत हो गई कि उसका लिवर फेल होने लगा। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने हिमांशु को बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रेशराइज किया। इस बीच ही 9 फरवरी को सुबह 9:30 बजे के आसपास बच्चे की, और हद तो ये थी कि इसके बाद भी हॉस्पिटल का फोकस बिलिंग क्लियरेंस पर था। इस इंसिडेंट के बाद हिमांशु ने रोते हुए एक ही बात कही थी कि अगर मेरे पास इंश्योरेंस ना होता तो शायद ये मेरे बच्चे को एडमिट ही नहीं करते और शायद मेरा बच्चा मेरे पास होता। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे पैसे ऐंठने का ये कोई इकलौता केस नहीं। डिसेंटिंग डायग्नोसिस बुक में 78 डॉक्टर्स ने इंटरव्यूज में एडमिट किया कि उन पे ऊपर से प्रेशर डाला जाता है कि वो इंश्योरेंस लिमिट देखकर ही टेस्ट लिखें ताकि हॉस्पिटल का टारगेट पूरा हो। सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बड़े हॉस्पिटल्स रूम रेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की प्राइसेस इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स के लिए बढ़ा देते हैं। इस स्कैम की वजह से कई बार हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस आज भी कॉमनली हो रही है। इसलिए हॉस्पिटल में एंटर करते ही कभी मत बताएं कि आपके पास इंश्योरेंस है। पहले डॉक्टर से मिले, डायग्नोसिस होने दें और ट्रीटमेंट का कैश एस्टिमेट मांगे। जब एस्टिमेशन हाथ में आ जाए तभी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्क्लोज करें। इसी तरह का एक और स्कैम होता है जिसे कहते हैं एडमिशन स्कैम। ये डॉक्टर की क्लिप देखो जिन्होंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के इस स्कैम की वजह से अपनी जॉब से पहले दिन ही रिजाइन करने का फैसला कर लिया। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी, जो कि फिजिशियन नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। यानी कि वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट एडमिट होना है और वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। इसी से रिलेटेड है वीकेंड ऑक्यूपेंसी स्कैम। इमेजिन करो एक पेशेंट थर्सडे को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे कहा गया कि वो 1-2 दिन में मैक्सिमम सैटरडे तक डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन फिर हॉस्पिटल वाले सैटरडे को कोई ना कोई बहाना बनाकर उस पेशेंट को मंडे तक लॉक करने की कोशिश करते हैं। 3 कॉमन बहाने हैं। पहला, सीनियर डॉक्टर मंडे को आएंगे, पर सच ये है कि आरएमओ भी साइन कर सकता है अगर डॉक्टर ने फिट लिख दिया है तो। दूसरा,
सैटरडे को इंश्योरेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। इंश्योरेंस TPAs 24/7 काम करते हैं। और तीसरा, बिलिंग डिपार्टमेंट का हाफ डे है। CCI ने 2018 के अपने पॉलिसी नोट में साफ लिखा है कि हॉस्पिटल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं और पेशेंट की एग्जिट को जानबूझकर डिले करते हैं। एक और स्कैम है जो बहुत ही कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन के साथ हो रहा है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चे की हेल्थ के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर होती है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशंस के चलते सी सेक्शन डिलीवरी भी करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ लूटने के पर्पज से ही अगर जबरदस्ती सी सेक्शन डिलीवरी की जाए तो देखो, नॉर्मल डिलीवरी जो कि बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, उसे होने में 6 से 18 घंटे का टाइम लगता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, जबकि सी सेक्शन डिलीवरी में 45 मिनट लगते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। और इसीलिए बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल सी सेक्शन डिलीवरी कराने के लिए ही मजबूर करते हैं। ऐसा ही हुआ अभिलाष और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ साक्षी के साथ, जब वो नोएडा के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए। लेके गए, दिखाए, सब नॉर्मल था। फिर टाइमली जो भी चेकअप इन्होंने बोला हमने कराया। दोस्तों, एक हेल्दी प्रेगनेंसी 40 वीक्स तक जा सकती है, लेकिन हॉस्पिटल ने पानी कम हो गया है का डर दिखाकर साक्षी को 38th वीक में ही एडमिट कर लिया। बिना नेचुरल लेबर का वेट किए साक्षी की सी सेक्शन डिलीवरी कर दी। बच्चा क्योंकि टाइम से पहले ही निकाल लिया गया था तो उसे स्पेशल यूनिट में रखना पड़ा। इनके कहने के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था, इन्होंने NICU में तुरंत बच्चे को ले गए। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। सर्जरी के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ से एक गलती हुई। साक्षी को इतनी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई कि उनका चेहरा पहले लाल और फिर काला पड़ने लगा। परिवार को अंधेरे में रखकर और अभिलाष से ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाकर हॉस्पिटल ने बिना कंसेंट साक्षी का यूट्रस निकाल दिया। जब हालत काबू से बाहर हो गई तो हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें अपोलो रेफर कर दिया। अपोलो के डॉक्टर्स ने देखा कि साक्षी का ऑर्गन सिस्टम फेल हो चुका था। उनके शरीर में खून की जगह सिर्फ पानी बचा था। कुछ ही घंटों में साक्षी ने दिया। दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती। इसके बाद क्या हुआ वो आप अभिलाष के मुंह से ही सुनिए। तो इन्होंने प्री मेच्योर डिलीवरी करा दिया था, तो बाबू का जो लीवर और हार्ट का कोई स्किन है जो चिपका हुआ था, और प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से बेटा भी मेरा जो है 29 नवंबर को कर गया, वो भी नहीं रहा। सी सेक्शन स्कैम इतना कॉमन है कि ये छवि मित्तल जैसे टीवी सेलिब्रिटीज के साथ भी हो चुका है। उन्होंने CNN इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी परमिशन के बिना उन्हें जबरदस्ती ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि लेबर पेन इंड्यूस हो और सी सेक्शन डिलीवरी ही करानी पड़े। When this injection was administered, I suddenly got a panic attack. My throat became absolutely dry. My heart started racing. And I started shaking. It happened instantly. Like she was still administering the drug when I started feeling like that. I said, what did you just give me? Why did you do that? जनरली हॉस्पिटल वाले सी सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड लिपट गई है, बच्चा दम तोड़ देगा। एमिनोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो गया है, बच्चा अंदर सूख जाएगा। 12 घंटे हो गए हैं, सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा, हम रिस्क नहीं ले सकते। बच्चे का सर बड़ा है, वो नॉर्मल डिलीवरी से बाहर नहीं आ पाएगा। अपने बच्चे को रिस्क में देखकर पेरेंट्स झट से सी सेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसी झूठी बातें कही जाती हो, कई बार जेन्युइनली ऐसा होता भी है। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि WHO कहती है कि सिर्फ 10 से 15% केसेस में ही सी सेक्शन डिलीवरी की जरूरत पड़नी चाहिए। इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये रेट 15% के अंदर ही है, लेकिन शॉकिंगली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये रेट 49% तक जा चुका है। मींस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर दूसरी डिलीवरी सी सेक्शन से हो रही है। तेलंगाना, J&K और वेस्ट बंगाल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये रेट 80% के आसपास पहुंच गया है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी होना रेयर ही है। दोस्तों, ये स्कैम सिर्फ सी सेक्शन सर्जरीज तक ही सीमित नहीं। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूट्रस सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरी होती हैं और सिर्फ ज्यादा पैसे ऐंठने के मकसद से की जाती हैं। इस स्कैम से बचने
के लिए आप पहले ही डॉक्टर को रिटर्न बर्थ प्लान दे दें कि आप बिना कंसेंट के इंडक्शन इंजेक्शन नहीं चाहते। अगर इमरजेंसी बोलकर सर्जरी सजेस्ट की जाए तो तुरंत किसी दूसरे इंडिपेंडेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से राय लें। बाकी हमेशा हायरार्की ऑफ डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहिए, यानी डायरेक्टली सर्जन के पास ना जाकर पहले जनरल फिजिशियन को दिखाना स्मार्ट कदम है। अगला जो स्कैम है उसके बारे में फेमस कार्डियोलॉजिस्ट और पद्म विभूषण डॉक्टर BM हेगड़े ने अपने इस आर्टिकल में हाईलाइट किया था। इसे कहते हैं सिंक टेस्ट। इमेजिन करो आपको हल्का बुखार होता है और आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिखाने जाते हो, जबकि आपकी कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक टेस्ट करवाना ही काफी था, लेकिन वहां चेकअप के बाद आपको 5 अलग अलग टेस्ट करवाने के लिए कह दिया जाता है। आप सीधा लेबोरेटरी जाते हैं और अपने ब्लड सैंपल्स दे देते हैं। अब जो टेस्ट जरूरी था उसकी तो रियल रिपोर्ट बना देते हैं, लेकिन आपके बाकी के 4 ब्लड सैंपल्स को सिंक में गिरा देते हैं और फेक रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। इसे ही कहते हैं सिंक टेस्ट स्कैम। और ऐसा क्यों होता है उसके पीछे एक और स्कैम है जिसे कहते हैं द रेफरल स्कैम। दिसंबर 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंगलोर की कुछ लैब्स को रेड किया तो वहां उन्हें 1.5 करोड़ कैश और 3.5 किलो सोना बरामद हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये डायग्नोस्टिक लैब्स ने रेफरल कट्स को अपना ऑफिशियल बिजनेस मॉडल बना लिया है। इनफैक्ट सिर्फ एक लैब चेन की बुक्स में 200 करोड़ रुपए सिर्फ रेफरल कमीशन के नाम पर चैनल किए गए थे। देखो, वैसे कमीशन या रेफरल में कोई दिक्कत नहीं, ये हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन दिक्कत तब है जब ये अननेसेसरीली किया जाए। जैसे अगर आपकी हल्की तबीयत खराब हो और फिर भी आपको बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए तो वो तो गलत है ना। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर MK मनी ने खुद इस रेफरल स्कैम को ओपन सीक्रेट कहा। उन्होंने बताया कि 1995 में ही उन्होंने पूरे प्रूफ्स के साथ मेडिकल काउंसिल को कंप्लेन की थी, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट 2014 में मुंबई के फेमस कोकिलाबेन हॉस्पिटल का एक एलाइट फोरम फॉर्म लीक हुआ, जिसमें 40 पेशेंट्स रेफर करने के लिए 1 लाख रुपए, 50 पेशेंट्स के 1.5 लाख रुपए और 75 पेशेंट्स के लिए 2.5 लाख रुपए प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पे क्रेडिट करने की बात थी। मेडिकल काउंसिल के नोटिस आने पे मजबूरन उन्हें इस स्कीम को बंद करना पड़ा। अक्सर डॉक्टर्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के प्रेशर में आकर भी ऐसा करते हैं। ये डॉक्टर से आप खुद सुनो। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? इस स्कैम से बचने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट और अवेयर बनना पड़ेगा। डॉक्टर से रिस्पेक्टफुली पूछें कि इन टेस्ट का मेरी हेल्थ कंडीशन से कैसे रिलेशन है। अगर हॉस्पिटल फोर्स ना करे तो रूटीन ब्लड टेस्ट बाहर की ही किसी रेप्यूटेड NABL एक्रेडिटेड लैब से ही करवाएं। अगर एक लोकल डॉक्टर आपको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करे तो जल्दबाजी ना करें, सेकेंड ओपिनियन ले लें। दोस्तों, एक और बड़ा स्कैम है जो हमारे मेडिकल सिस्टम के ग्रास रूट लेवल पे चल रहा है। ये है मेडिसिन स्कैम। इसके लिए सन फार्मा, एबॉट और ग्लेनमार्क फार्मा जैसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हॉस्पिटल के साथ एक नेक्सस 2017 में एक्सपोज हुआ। हॉस्पिटल्स इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से बल्क में दवाइयां खरीदती हैं और उन्हें पेशेंट्स को 300% से 900% तक के प्रॉफिट पर बेचती हैं। सोचिए, एक ऐसा पेशेंट जो पहले से लड़ रहा है, उसे टेमिक्योर 250 mg 18,647 रुपए में बेची जा रही है, जो हॉस्पिटल को सिर्फ 1950 रुपए की मिली थी। ऐसे ही पेमक्योर 500 mg हॉस्पिटल को तो 3,190 रुपए की पड़ती है, जबकि वो पेशेंट्स के लिए 16,500 रुपए की है। एबॉट की हार्ट ड्रग रेटेलेक्स 18 mg हॉस्पिटल को 18,000 रुपए की मिलती है, पर पेशेंट के बिल में लगता है 32,700। लगभग हर मेडिसिन के साथ ऐसा ही है। तो जो 30 रुपए की चीज़ है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। अब शायद आप समझ रहे हों कि क्यों हॉस्पिटल की इन हाउस फार्मेसी में मेडिसिन इतनी महंगी होती हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट उन्हीं की फार्मेसी से ये ब्रांडेड मेडिसिन ही खरीदें, लेकिन गाइडलाइन साफ कहती हैं कि आप बेझिझक बाहर से जेनरिक मेडिसिन खरीद सकते हैं, जिनमें सॉल्ट बिल्कुल वही होता है, लेकिन बस वो ब्रांडेड नहीं होती, जिस वजह से वो 5 से 6 गुना सस्ती मिल जाती हैं। जैसे बुखार के लिए आप मार्केट से क्रोसिन खरीदें तो उसकी एक स्ट्रिप 30 रुपए की पड़ती है। वही सेम सॉल्ट
यानी पैरासीटामोल 650 mg की जेनेरिक दवाई आपको किसी भी जन औषधि केंद्र से 10 रुपए की मिल जाएगी। अक्सर ये अफवाह भी फैलाई जाती है कि जेनेरिक गोलियां सस्ती हैं, वो काम नहीं करती, जबकि सॉल्ट 100% सेम होता है, वो उतनी ही इफेक्टिवली वर्क करती हैं। इनफैक्ट मेडिकल बोर्ड भी डॉक्टर्स को यही एडवाइस करता है कि जेनेरिक मेडिसिन ही पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करें। They've told doctors to stop prescribing branded drugs. Instead, they should prescribe generic drugs. So basically, it's the same drug. लेकिन बड़ी फार्मा कंपनीज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ऐसे फ्रीबीज देती हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन ही। लेकिन दोस्तों, जेनेरिक मेडिसिन खरीदना ना सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि ये आपका हक भी है। गूगल पे सर्च करो जन औषधि केंद्र नियर मी। अगली बार वहीं से मेडिसिन लेना, बिल में डिफरेंस देख के आप खुद हैरान रह जाओगे। ओवर प्राइसिंग की हद तो 2017 में हो गई, जब आद्या सिंह का केस सामने आया। 7 साल की आद्या को डेंगू हुआ और वो गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रही। अनफॉर्चुनेटली आद्या ने दम तोड़ दिया, लेकिन अति तो तब हो गई जब हॉस्पिटल ने उसके पेरेंट्स को 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। 15 days in Fortis led to a bill of more than 15 lakh rupees. इन्वेस्टिगेशन में जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि हॉस्पिटल ने आद्या के इलाज में 2700 ग्लव्स और 650 सिरिंजेस का पैसा जोड़ा था। Over 1500 gloves and 660 syringes were added to the bill. A thermometer and even the hospital gown Adya was dressed in was charged for. On the 15th September, Adya died from dengue shock syndrome. NPPA की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल ने कुछ कंज्यूमेबल्स पर 1700% तक का प्रॉफिट कमाया था। जो 3 वे स्टॉप कॉक बाहर 5-6 रुपए का मिलता है, हॉस्पिटल ने उसके 106 रुपए चार्ज किए। जो ब्लड टेस्ट बाहर 100 रुपए का होता है, उसके 5400 रुपीज जोड़े थे। इस ओवर प्राइसिंग से बचने का सबसे बड़ा हथियार है आइटमाइज्ड बिल। हॉस्पिटल से हर एक चीज का डिटेल ब्रेकडाउन मांगे। जब मैनेजमेंट को दिखता है कि आप एक एक एंट्री ऑडिट कर रहे हैं, तो वो फालतू चार्जेस लगाने से डरते हैं। याद रखिए, डिटेल्ड बिल मांगना आपका हक है। आखिरी स्कैम जो है वो तो इतना घिनौना है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। इसके बारे में डॉक्टर BM हेगड़े, डिसेंटिंग डायग्नोसिस जैसी बुक्स और यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी वार्न किया है। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ट्रू बेसिक्स का क्लीन प्लांट प्रोटीन। मार्केट में वे और प्लांट प्रोटीन के नाम पे माल्टाडेक्स्ट्रिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भरे होते हैं, जो आपकी गट लाइनिंग को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं। इसके एक बार इंग्रेडिएंट्स देखो। मटर से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन, कोको पाउडर, कोकोनट मिल्क, नेचुरल फ्लेवर और पपीते से एक्सट्रैक्ट किया गया ये पपाइन डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, एक भी खराब इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें। इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंग्रेडिएंट्स मेंशन है कि मुझे कोई डाउट नहीं कि ये भारतीय मार्केट में टॉप प्रोटीन में से एक है। वर्कआउट के बाद अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो तो ये लो। इसके एक स्कूप में 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन है। कोई स्वीटनर नहीं है, फिर भी इसका नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर की वजह से आपको ये काफी पसंद आएगा। साथ में स्टेनलेस स्टील का ये कूल सा स्कूपर भी मिलता है। इस प्रोटीन पाउडर का आप डेली 1 स्कूप ले सकते हो। प्लांट बेस्ड है, क्लीन इंग्रेडिएंट्स है और लैब टेस्टेड भी है। 1 kg की प्राइस 2499 की है, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए स्पेशल 10% ऑफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और बात करते हैं वेंटिलेटर स्कैम की। टाइम्स ऑफ इंडिया और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल्स कई बार एक डेड पेशेंट को जिंदा बताकर वेंटिलेटर पर रखते हैं ताकि बिल बढ़ाया जा सके। 2014 में भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा ही हुआ, जब एक डेड औरत को 3 दिन के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया और बाद में हस्बैंड के हाथ 8.5 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। ऐसे ही दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक 14 साल के बच्चे को, जो टेक्निकली ब्रेन डेड हो चुका था, बिना बताए 1 महीने वेंटिलेटर पर रखा, सिर्फ खर्चा बढ़ाने के लिए। बाद में हॉस्पिटल गिल्टी मिला, पर सजा क्या, सिर्फ 5 लाख रुपए का फाइन, उनकी 1 हफ्ते की कमाई से भी कम। दोस्तों, डॉक्टर BM हेगड़े जी ने अपने उसी आर्टिकल में इस स्कैम के बारे में यहाँ तक कहा था कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत तेजी से किसी पेशेंट को ICU से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा जाए, फैमिली मेंबर्स तक को पेशेंट को देखने की परमिशन ना मिले, बल्कि उनका कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर मांगा जाए, तो चांसेस है कि पेशेंट ऑलरेडी
चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर बेड्स गोल्ड माइन है। डिसेंटिंग डायग्नोसिस जैसी बुक्स और यहाँ तक कि 2020 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी रिमार्क किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर्स को सिर्फ एक मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे हैं। दोस्तों, ये स्कैम्स क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। इस मॉडल में डॉक्टर्स के ऊपर MBAs होते हैं जो टारगेट सेट करते हैं। 2-3 महीने भी अगर टारगेट्स पूरे ना हो तो टाटा बाय बाय कर दी जाती है। दूसरा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मेन बॉडी है वो अपने काम में बिल्कुल फेल हो रही है। ऐसा स्टेटमेंट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये बॉडी मेडिकल प्रोफेशनल्स के एथिकल कंडक्ट को इग्नोर करके सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंस देने में ही लगी है। और तीसरा मेजर रीजन है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। बड़े हॉस्पिटल्स MCI की एथिकल रेगुलेशंस को खुलेआम वायलेट करते हैं। जैसे क्लॉज 1.5 कहता है कि पेशेंट्स को जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। क्लॉज 1.8 के हिसाब से डॉक्टर को अपनी फीस ट्रीटमेंट से पहले ही बताना मैंडेटरी है। ऑपरेशन होने के बाद लंबा बिल पकड़ा देना ये सही नहीं। ऐसी कई चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट में जिसकी आम जनता को कोई जानकारी नहीं होती। बाकी दोस्तों, मैं एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम यहाँ डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहे। हम भारतीय तो वैसे ही डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं और देना भी चाहिए। सच तो ये है कि बहुत से डॉक्टर्स खुद इस कॉर्पोरेट टारगेट वाले सिस्टम से अंदर ही अंदर परेशान हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम इस सिस्टम और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में है जिन्होंने हेल्थ को एक धंधा बना दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। बाकी ट्रू बेसिक्स का क्लीन प्लांट प्रोटीन भी चेकआउट कर लेना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।